आज हम बात करेंगे इंसानी मन की, उस रहस्यमय खजाने की जिसमें भावनाएं, धोखा, प्रेम, स्वार्थ और सत्य सब कुछ छुपा होता है। मानव मन की गहराई ये कोई साधारण किताब नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को पहचानेंगे। तो आइए, आज से शुरू होती है मानव मन की भूल भुलैया, जहां हर मोड़ पर एक नई सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 1, इंसानी व्यवहार। हम जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है आप किसी पर गुस्सा क्यों होते हैं? कभी कभी किसी का चेहरा ही आपको पसंद क्यों नहीं आता? ये जो हमारा रोज का व्यवहार होता है ना, ये बस हमारी आज की सोच का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसमें छिपे होते हैं हमारे बचपन के अनुभव, डर, अपेक्षाएं और समाज का असर। मनोविज्ञान क्या कहता है? हर इंसान के अंदर 3 परतें होती हैं। चेतन मन, जो अभी सोच रहा है। अचेतन मन, जिसमें पुरानी यादें हैं। अवचेतन मन, जहां हमारी गहराई छुपी है, जैसे डर, अपमान, दर्द। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा बार बार अपमानित होता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर वो या तो बहुत आक्रामक बनता है या हर समय दूसरों से स्वीकृति मांगता है। एक कहानी। रश्मि एक शिक्षिका दिन भर बच्चों से मुस्कुराकर बातें करती थी, पर घर आकर चुप हो जाती। उसके पति ने एक दिन पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? रश्मि बोली, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया लड़की की आवाज धीरे होनी चाहिए। सीख। जब तक हम अपने अंदर छुपी पुरानी बातों को पहचानेंगे नहीं, हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, बिना समझे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अध्याय 2, भावनाएं, मन की अदृश्य भाषा। भावनाएं, जिन्हें हम अक्सर कमजोरी समझ बैठते हैं, असल में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक मां जब अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, वो गुस्से से नहीं, डर से मारती है कि कहीं उसका बच्चा बिगड़ ना जाए। एक पति जब पत्नी से चुप रहता है, तो हमेशा नफरत से नहीं, शायद वो अपनी हारी हुई मर्दानगी से लड़ रहा होता है। किताब क्या कहती है? मनोविज्ञान के अनुसार, अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो शरीर पर असर डालती है। तनाव, सिरदर्द, थकान, ये सब दबे हुए जज्बातों का नतीजा है। कहानी। गीता एक गृहिणी हमेशा हंसती रहती थी, मगर हर रात बिस्तर पर जाते वक्त रोती थी, क्योंकि वो 10 साल से अपने पति से सिर्फ कर्तव्य निभा रही थी, प्यार नहीं। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, मां, आप खुश क्यों नहीं रहती? गीता चुप रह गई, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि भावनाओं को कैसे स्वीकार करें। सीख। भावनाएं कब बोली जाती हैं और कब छुपा ली जाती हैं, यही तय करता है कि हम मानव बने हैं या सिर्फ एक आदत का हिस्सा। अध्याय 3, भावनात्मक धोखा, जब मासूमियत बिकती है। हम सोचते हैं कि धोखा सिर्फ प्रेम में होता है, पर सच ये है कि हर दिन हम भावनात्मक रूप से किसी न किसी से ठगे जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा, कुछ लोग सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। कुछ लोग हमें इतना गिल्ट देते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक ज्ञान। ऐसे लोग अक्सर आपके मन का नक्शा समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि आप कहां कमजोर हैं और वहीं से आपको तोड़ते हैं। कहानी। पूजा एक तलाकशुदा महिला, जिसे एक कॉल सेंटर में काम मिला। वहां उसका सुपरवाइजर रोज उसका ध्यान रखता, पानी देना, डेस्क सजाना। धीरे धीरे पूजा को लगा कि शायद कोई उसे समझ रहा है। कुछ महीने बाद वही आदमी उससे पैसे मांगने लगा, इमोशनल ड्रामा करके। जब पूजा ने मना किया तो ऑफिस में उसके खिलाफ बातें फैलने लगीं। वो टूट गई, लेकिन उस दिन सीखा, कोई अगर बहुत जल्दी अपनेपन की बातें करे तो समझ लेना उसमें कुछ खेल जरूर है। अध्याय 4, आत्मसम्मान, जब हम खुद को पहचानने लगते हैं। दूसरे हमें क्या समझते हैं, ये मायने नहीं रखता जब तक हम खुद को समझना शुरू न करें। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है सराहना, तारीफ, पहचान, पर क्या आपने कभी खुद से पूछा
मैं खुद के लिए क्या हूं? किताब क्या कहती है? जो इंसान हर बार खुद को दूसरों के सामने झुकाता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। कहानी। नेहा एक लड़की जो हर किसी की मदद करती थी। घर में सब उसे कहते थे, तू तो देवी है। पर एक दिन किसी ने उसकी शादी के लिए कहा, इसका क्या होगा? इसकी तो जिंदगी दूसरों के लिए ही है। नेहा ने उस दिन खुद को देखा पहली बार और खुद से पूछा, कभी मैंने अपने लिए क्या किया? वो नौकरी पर निकली, पढ़ाई की और एक दिन एनजीओ खोलकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। सीख। आत्मसम्मान कोई उपहार नहीं, ये हर रोज का निर्णय है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं। अध्याय 5। नकली समाज, झूठ की चमक और सच्चाई का अंधेरा। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई हंस रहा है, घूम रहा है, जी रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? आज लोग फोटो एडिट करने में ज्यादा समय लगाते हैं बजाय खुद के मन को सुधारने के। किताब का सच। जिन लोगों की बाहरी दुनिया बहुत चमकती है, उनकी अंदरूनी दुनिया अक्सर खाली और टूटी हुई होती है। कहानी। अविनाश, जो मोटिवेशनल स्पीकर था, हर दिन मंच पर बोलता, डर को हराओ, आगे बढ़ो। लेकिन हर रात अकेले में रोता था क्योंकि 5 साल से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाया था, जिन्होंने कहा था, तेरे में कुछ खास नहीं है। सीख। हम तब तक सच में जीते नहीं जब तक हम अपनी अंदर की खामोशी और टूटन को स्वीकार न करें। संदेश। अभी हमने मन के 5 पहलुओं को छुआ: व्यवहार, भावना, धोखा, आत्मसम्मान और समाज। हर अध्याय ने हमें आईना दिखाया कि हम कौन हैं और हम क्यों हैं। याद रखिए, जो खुद के मन को समझ लेता है, उसे दुनिया के किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं। तब तक खुद से मिलिए, खुद से बात कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। अध्याय 6। दूसरों के मन को पढ़ने की कला। क्या कभी आपने किसी की आंखें देखकर अंदाजा लगाया है कि वो झूठ बोल रहा है? क्या कभी महसूस हुआ कि सामने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन मतलब कुछ और है? इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है मन को पढ़ना, पर यह कोई जादू नहीं, ये एक सीखी हुई कला है। मनोविज्ञान कहता है, एक इंसान औसतन 60% बात शब्दों से और बाकी हाव भाव, आवाज और आंखों के इशारों से करता है। यदि कोई आपकी आंखों में नहीं देखता, बार बार उंगलियां चटकाता है या बात पलटता है, तो समझिए वो कुछ छुपा रहा है। कहानी। रुपेश एक कांस्टेबल था। एक दिन एक आदमी चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। उसने बहुत भावुक होकर कहा, मैं बेगुनाह हूं। पर रुपेश ने देखा, उसका पैर लगातार थरथरा रहा था और उसकी आंखें फर्श से हट नहीं रही थीं। रुपेश समझ गया, सच शब्दों में नहीं, शरीर की भाषा में छिपा होता है। सीख। अगर आप इंसानों की बातों से ज्यादा उनके बर्ताव को देखना शुरू कर देंगे, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अध्याय 7। डर, मन का सबसे बड़ा जेल। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है, कभी खोने का डर, कभी असफल होने का, कभी अकेले रह जाने का। पर क्या आप जानते हैं, 90% डर वो होते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाए होते हैं। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग का एक हिस्सा, अमिगडाला, डर को जन्म देता है। जब भी कोई पुराना दुख या अनुभव दोहराने की आशंका होती है, दिमाग उसे वास्तविक खतरा मान लेता है। कहानी। शालिनी को मंच पर बोलने से डर लगता था। स्कूल में एक बार बच्चे हंसे थे जब उसकी हिंदी अटक गई थी। अब ऑफिस में जब भी प्रेजेंटेशन देना होता, उसके हाथ कांपते, आवाज डगमगाती। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं क्यों डर रही हूं? जवाब आया, क्योंकि मैं अभी भी अपने बीते हुए बचपन में अटकी हुई हूं। उस दिन से उसने खुद को माफ करना शुरू किया और अगले साल वो TEDx में बोल रही थी। सीख। डर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा पुराना भूत है। उसे पहचानो, वो गायब हो जाएगा। अध्याय 8। प्रेम, भ्रम, भावना या जरूरत।
प्रेम, ये शब्द जितना मीठा लगता है, असल में उतना ही जटिल होता है। कई बार हम जिसे प्रेम समझते हैं, वो सिर्फ साथ की लत होती है। कभी वह सुरक्षा की चाह, तो कभी स्वीकार किए जाने की भूख। किताब का दृष्टिकोण। प्रेम तब तक असली नहीं होता जब तक वो स्वतंत्रता, सम्मान और ईमानदारी के साथ न हो। अगर प्रेम में डर, तुलना या भावनात्मक ब्लैकमेल है, तो वो बंधन है, प्रेम नहीं। कहानी। अनुज और तान्या कॉलेज में मिले। तान्या चाहती थी कि अनुज हर समय उसके साथ रहे, उसके बिना कहीं ना जाए। अनुज मानता गया और धीरे धीरे उसकी हंसी, उसके दोस्त, उसका अस्तित्व तान्या के नियमों में गुम हो गया। जब उसने एक दिन कहा, मैं थक गया हूं, तान्या बोली, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करता तो कभी ऐसा नहीं कहता। सीख। जो प्रेम स्वतंत्रता छीन ले, वो प्रेम नहीं, भावनात्मक कब्जा होता है। सच्चा प्रेम वो है जो हमें खुद से जोड़ता है, किसी और से नहीं तोड़ता। अध्याय 9। अपराध बोध, मन की छिपी हुई सजा। गिल्ट यानी अपराध बोध, वो भावना जो आपको हर रात जगाती है और कहती है, काश मैंने वो नहीं किया होता। पर क्या हर अपराध बोध सही होता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। गिल्ट 2 प्रकार का होता है। उचित गिल्ट, जहां हमने सच में किसी को चोट पहुंचाई हो। झूठा गिल्ट, जो समाज या रिश्तों ने हम पर थोपा हो। कहानी। मीना, एक कामकाजी महिला, रोज खुद को दोषी मानती। मैं मां होकर अपने बच्चों को वक्त नहीं देती। पर कोई नहीं देखता था। वो रोज घर लौटकर उनके लिए खाना बनाती, कहानियां सुनाती। उसका अपराध बोध तब टूटा जब उसकी बेटी ने कहा, मां, तू ही मेरी सुपर वुमन है और तू नौकरी करती है, इसी से मैं बड़ी होकर आत्मनिर्भर बनूंगी। सीख। हर बार जब आप खुद को दोषी माने, एक बार सच से पूछिए, क्या ये गुनाह है या बस किसी और की उम्मीदें? अध्याय 10। अकेलापन, शोर में डूबा सन्नाटा। अकेलापन आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोगों के पास हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन दिल के पास कोई नहीं। कई बार हम लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि कोई हमें सुनता नहीं, कोई हमें समझता नहीं। किताब क्या कहती है? अकेलापन तब होता है जब हम अपने असली रूप को किसी से बांट नहीं पाते। हम झूठा हंसते हैं, नकली बातें करते हैं, बस ताकि कोई हमें छोड़ ना दे। कहानी। सुमित हर शाम दोस्तों के साथ बैठता, हंसता, मजाक करता। पर रात को बिस्तर पर जाते ही उसे लगता, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिससे मैं सच बोल सकूं। एक दिन उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें अपना मन खोलना शुरू किया। वो कहता है, जब मैंने खुद को सुना, तभी मैं पहली बार किसी और से जुड़ पाया। सीख। अकेलापन तब नहीं मिटता जब कोई आ जाए, वो तब मिटता है जब आप खुद से दोस्ती करना सीख लें। संदेश। इन 5 अध्यायों में हमने देखा कैसे मन का डर, प्रेम की जटिलता, अपराध बोध की जंजीर और अकेलेपन की खामोशी इंसान को तोड़ सकती है और बना भी सकती है। हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी असल पहचान है। और जो अपने मन को समझ गया, वो किसी और की नजरों का मोहताज नहीं रहता। अध्याय 11। ईर्ष्या, एक मीठा जहर। ईर्ष्या एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हमें खुद से दूर करता है। कभी बहन की सुंदरता से, कभी दोस्त की सफलता से, तो कभी किसी अनजान की मुस्कुराहट से भी हम जल उठते हैं। पर क्या ईर्ष्या बुरी होती है? मनोविज्ञान कहता है, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हमारी आंतरिक असंतुष्टि गहराई से बाहर निकलने लगती है। हम दूसरों से जलते नहीं, हम अपनी अधूरी इच्छाओं से जलते हैं। कहानी। रीमा और नेहा 2 सहेलियां थीं। नेहा की शादी बड़े घर में हुई, रीमा की नहीं। नेहा हर तीज त्योहार में रीमा को गहनों की तस्वीरें भेजती। कैसी लग रही हूं? रीमा मुस्कुराकर जवाब देती,
बहुत सुंदर, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। फिर एक दिन रीमा ने कहा, तू जो दिखा रही है, क्या सच में तुझे वो सुख मिला है? नेहा चुप हो गई। उसकी आंखों से पहली बार नकली चमक बह गई। सीख, ईर्ष्या तब तक रहती है जब तक हम दिखावे से खुद की तुलना करते रहते हैं। जिस दिन खुद को समझ लिया, ईर्ष्या अपने आप मिट जाती है। अध्याय 12, तुलना, दूसरों की लकीर से अपनी माप। आज का इंसान अपने सपनों से नहीं, बल्कि दूसरे की सफलता से अपने जीवन की दिशा तय करता है। किसी का बच्चा इंजीनियर है, किसी की बेटी विदेश में है, तो हमें भी वैसा ही करना है। किताब बताती है, तुलना इंसान की सोच को मृत बना देती है। हर व्यक्ति की स्थिति, संसाधन और मानसिकता अलग होती है। फिर हम दूसरों जैसे क्यों बनना चाहते हैं? कहानी। विनोद एक किसान का बेटा था। उसका दोस्त रवि अमेरिका पढ़ने गया। विनोद ने भी पढ़ाई छोड़ी, लोन लिया और विदेश की तैयारी में लग गया। पर 3 साल बाद ना विदेश गया, ना लोन चुका पाया। फिर एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर आम के पेड़ को नारियल जैसा बड़ा बनने को कहा जाए तो वो सूख जाएगा बेटा। सीख, तुलना करना इंसान को नहीं बढ़ाता। खुद के बीज, खुद की जमीन और खुद की धूप से पनपना ही असली विकास है। अध्याय 13, रिश्तों का बोझ, अपनापन या आदत। कुछ रिश्ते हमें पालने में मिलते हैं, माँ बाप, भाई बहन, और कुछ हम खुद जोड़ते हैं, दोस्ती, शादी। पर समय के साथ कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तब सवाल उठता है, क्या अपनापन निभाना जरूरी है जब वो आत्मा को तोड़ता हो? मनोवैज्ञानिक शोध। हर इंसान को इमोशनली सेफ स्पेस चाहिए होता है, जहां वह खुद को बिना डर, बिना दिखावे के जाहिर कर सके। अगर कोई रिश्ता उस जगह को कुचलने लगे तो वह संबंध नहीं, सज्जा बन जाता है। कहानी। आरती और उसके पापा का रिश्ता बेहद औपचारिक था। वो कभी अपनी बात कह ही नहीं पाई। हर बार पापा कहते, जो मैं कहता हूं वही ठीक है। आरती ने 27 साल बाद पहली बार कहा, मैं अब आपकी बेटी नहीं, एक इंसान भी हूं। और उस दिन वो पहली बार हल्का महसूस कर पाई। सीख, रिश्ते अगर आत्मा को बंदी बनाए तो उन्हें निभाना नहीं, सामना करना चाहिए। अध्याय 14, आत्मचिंतन, खुद से मिलने की कला। भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब किसी को ढूंढते रहते हैं, सच्चा दोस्त, सच्चा प्रेम, सच्चा गुरु। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्यम। हर दिन 5 से 10 मिनट अकेले बैठना, मन को शांत करने का अभ्यास आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार को शुद्ध कर देता है। कहानी। राहुल एक मैनेजर था, हमेशा व्यस्त, हमेशा गुस्से में। फिर एक दिन हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा, तनाव नहीं छोड़ा तो अगली बार बचना मुश्किल है। राहुल ने योग नहीं किया, ध्यान नहीं सीखा, बस हर सुबह 10 मिनट अपने आप से बातें करने लगा। क्या मैं खुश हूं? किससे डर रहा हूं? किसका दर्द छुपा रहा हूं? धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सीख, दूसरों से मिलना जरूरी है, पर खुद से मिलना अनिवार्य है। अध्याय 15, मानसिक स्वतंत्रता, जब विचार खुद के हों। स्वतंत्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। आज भी अधिकतर लोग वही सोचते हैं जो उन्हें समाज, धर्म, मीडिया या परिवार ने सिखाया है। मनोविज्ञान समझाता है, जब तक इंसान अपने विचारों की जांच नहीं करता, वो दूसरों के बनाए नक्शे पर ही चलता है और अपनी मंजिल खो बैठता है। कहानी। फरीदा एक मुस्लिम लड़की थी जो पेंटर बनना चाहती थी, पर घर में कहा गया, ये काम औरतों के लिए नहीं है। फरीदा ने समाज की बात मानी, घर वालों की मानी, पर उसकी आत्मा हर दिन चुपचाप रोती रही। एक दिन उसने एक सफेद दीवार पर पेंटिंग बना दी और उसके घर के सामने भीड़ लग गई। पापा बोले, ये किसने बनाया? फरीदा बोली, आपके डर के खिलाफ मेरी पहली आजादी। सीख, अगर आपके विचार आपके अपने नहीं हैं तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते।
संदेश। इन 5 अध्यायों में हमने जाना ईर्ष्या कैसे हमें खोखला कर देती है, तुलना कैसे हमें जड़ से हिला देती है, रिश्ते जब बंधन बनते हैं, आत्मचिंतन जब जीवन बदल देता है, और मानसिक आजादी जब आपको सचमुच इंसान बनाती है। याद रखिए, सभी जवाब बाहर नहीं, भीतर होते हैं, और जो खुद से जुड़े रहते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। अध्याय 16, शरीर और मन का रिश्ता। बीमारी कभी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। कहते हैं मन ठीक है तो तन ठीक है, लेकिन क्या सच में हमारी बीमारियां सिर्फ दवाओं से जाती हैं? मनोविज्ञान कहता है हर बार जब आप दुखी होते हैं, आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है जो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तनाव, निराशा और लगातार दबे हुए भाव धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देते हैं। कहानी। सरला को पिछले 7 साल से माइग्रेन था। डॉक्टर, इलाज, दवाएं सब किए। एक दिन एक मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या आप किसी पुराने रिश्ते या दर्द को आज भी ढो रही हैं? वो चौंक गई और रो पड़ी। उसने बताया कि उसकी मां ने उसे हमेशा अपमानित किया था और वो कभी जवाब नहीं दे पाई। जैसे ही उसने ये बात स्वीकार की, उसका सिर हल्का हो गया। सीख। कुछ बीमारियां दवा से नहीं जाती, माफ करने और स्वीकार करने से जाती हैं। अध्याय 17, नींद, जब मन खुद को ठीक करता है। नींद एक ऐसी चीज जिसे आजकल सबसे कम महत्व दिया जाता है, जबकि असल में वही मन और शरीर को रिस्टार्ट करती है। विज्ञान क्या कहता है? जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की भावनाओं को साफ और व्यवस्थित करता है। जो लोग ठीक से नहीं सोते, उनमें निर्णय लेने की शक्ति, भावनात्मक नियंत्रण और याददाश्त सब कमजोर हो जाते हैं। कहानी। रवि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो रोज देर रात तक मोबाइल पर रहता और सुबह थका हुआ उठता। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा, असहज और अकेला होता गया। एक दिन उसकी बेटी बोली, पापा, आप गुस्से में नहीं बदल रहे, आप थक गए हो। उसने तब से रात 10 बजे फोन बंद करना शुरू किया। 3 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। सीख। नींद को समय देना, अपने मन और आत्मा को संजीवनी देना है। अध्याय 18, आत्मसंवाद। खुद से बोलना कोई पागलपन नहीं। हम रोज दूसरों से बात करते हैं, दोस्त, परिवार, सोशल मीडिया, पर क्या आपने कभी खुद से बात की है? मनोविज्ञान समझाता है जिन लोगों का आत्मसंवाद मजबूत होता है वो कम भ्रमित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और जल्द ही अवसाद से बाहर निकलते हैं। कहानी। वंदना हर सुबह शीशे में खुद से बात करती थी। तू ठीक है ना? आज क्या महसूस कर रही है? लोग हंसते थे, पागल हो गई है। पर वही लोग तब उसके पास आए जब उन्होंने देखा कि वंदना कभी तनाव में नहीं रहती। सीख। खुद से बोलना खुद को समझना है, और जो खुद को समझ गया उसे दुनिया की बातों का शोर नहीं डराता। अध्याय 19, इच्छाओं की भीड़। कितना चाहिए? इंसान जो चाहता है वो उसे मिल भी जाए तो कुछ ही दिन में उसे और ज्यादा चाहिए होता है। बंगला मिल गया तो बड़ा चाहिए, प्रेम मिल गया तो और स्थिर चाहिए, समाज में इज्जत मिली तो और ऊपर जाना है। गूढ़ सत्य। इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन बिना संतुलन के इच्छा बेचैनी बन जाती है। कहानी। अनिल एक व्यापारी था। हर साल उसका लक्ष्य होता था इस बार 10 लाख ज्यादा कमाना है। पर जब उसे हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने पूछा, आपको कितना चाहिए? अनिल रो पड़ा, बोला, पता नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना कि दिल भर जाए, लेकिन वो कभी भरा ही नहीं। सीख। इच्छाएं अच्छी हैं, लेकिन संतोष के बिना वो शांति नहीं लाती, बल्कि थकावट देती हैं। अध्याय 20, शांति, सबसे बड़ा लक्ष्य। कई लोग सोचते हैं शांति सिर्फ पहाड़ों में मिलती है, या मंदिरों में, या मौत के बाद, पर असल में
शांति वहीं मिलती है जहां हम अपने मन की लड़ाई को जीत लें। अंतिम मनोवैज्ञानिक संदेश: शांति कोई स्थिति नहीं, वो एक स्थिति है जहां आप अपने विचार, भावनाएं और इच्छाओं से दोस्ती कर लेते हैं। अंतिम कहानी। राधा एक वृद्धाश्रम में अकेली रहती थी। किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, पर हर कोई कहता, राधा बहुत सुकून देती है। एक दिन एक लड़की ने पूछा, ताई, आपको दुख नहीं होता? राधा बोली, होता है बेटी, पर अब मैं उससे भागती नहीं, उससे बैठकर बात करती हूं और वो भी चुप हो जाता है। अंतिम सीख: शांति तब नहीं आती जब दुनिया शांत हो। शांति तब आती है जब आपका मन शांति से जीना सीख ले। अंतिम समापन: पूरी किताब का सार। प्यारे श्रोताओं, आपने इस ऑडियो बुक में केवल अध्याय नहीं सुने, बल्कि आपने अपने मन की परतों को छुआ है। हमने जाना व्यवहार का असली कारण, भावनाओं का विज्ञान, रिश्तों का भार, आत्मसंवाद की शक्ति और अंत में मन की मुक्ति। याद रखिए, इंसान को सबसे पहले खुद से जुड़ना चाहिए, तभी वो दूसरों को सही मायनों में जोड़ सकता है। मैं हूं बुक बाइट हिंदी की आवाज। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अब आपसे विदा नहीं, सिर्फ विराम लेती हूं। फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नई खोज और नई आत्मा के साथ। तब तक खुद को समझिए और खुद से प्यार कीजिए। अगर आपको इस यात्रा ने कुछ भी नया सोचने पर मजबूर किया हो, अगर मन के किसी कोने में सुकून महसूस हुआ हो, या आपने खुद को थोड़ा और करीब से जाना हो, तो हमारे इस चैनल बुक बाइट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम केवल किताबें नहीं सुनाते, हम आपके मन की परतों को खोलते हैं, आपके साथ सोचते हैं, महसूस करते हैं और हर शब्द में जीवन तलाशते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।